दोस्तों, आज मैं एक आपके सामने बहुत बड़ा क्लेम रखने वाला हूँ कि ईरान का तख्ता-पलट मुमकिन लग रहा है। आप कहेंगे कि पहले भी कई दफ़ा हो चुकी है वहाँ प्रोटेस्ट और आंदोलन और ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, पर ईरान कभी इतना कमज़ोर नहीं था जैसे आज है। आपको याद होगा कि पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं, मिसाल के तौर पे मासा अमानी के टाइम पे 2022 में जब प्रोटेस्ट हुए ईरान में, तो कई हज़ार लोग जेल में डाले गए और कई सौ लोग मारे गए और फिर यूएन की बाद में रिपोर्ट भी आई थी कि क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुए वहाँ पे। पर उससे पहले भी हुए हैं 2019 में, 2017 में और कई सौ लोग मारे गए हैं हर दफ़ा, गोलियों से भून दिए गए। पर अ, कभी भी ईरान इतना कमज़ोर नहीं था जैसे आज। आपको मैं हालत की कितनी संगीन है उसकी शिद्दत बताता हूँ। सिर्फ़ दिसंबर में प्राइस राइज़ 42% से हुआ है, सिर्फ़ दिसंबर के महीने में। अ, अगर पिछले साल से लगाएँ तो खाने-पीने की चीज़ें 76% ऊपर चली गई हैं। अगर आप करेंसी लगाएँ तो पिछले 6 महीने में करेंसी 56% गिर चुकी है। कि क्यों हो रहा है? क्योंकि सितंबर में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पूरे सैंक्शंस फिर से वापस आ गए ईरान के ऊपर। क्योंकि जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी, जो फिर भी अलाउ कर रही थी ट्रेड, उन्होंने सैंक्शंस रीइम्पोज़ कर दिए क्योंकि वो किक इन सैंक्शंस थे जेसीपीओए एग्रीमेंट के। जेसीपीओए एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट था जिसमें यूरोपियंस, अमेरिकन्स ने मिलके ईरान के साथ एग्रीमेंट किया था। वो ट्रम्प ने अपनी पहली टर्म में 2018 में रद्द कर दिया। तो अ, वो अमेरिका अलाउ नहीं कर रहा था बाहर पेट्रोल बेचना, अ, अमेरिका अलाउ नहीं कर रहा था बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस। तो वो दोनों चीज़ें बंद थी। उसकी वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन गिरती जा रही थी। शायद वो भी एक ट्रिगर था 2019-22 के प्रोटेस्ट के लिए। पर ये जो सितंबर में हुआ है 2025 के, इससे सिचुएशन बहुत तेज़ी से गिरी है। इन्फ्लेशन भी बहुत तेज़ी से हो रहा है और करेंसी भी बहुत तेज़ी से गिर रही है। तो हालत ये है कि आप समझिए कि एक इरानियन लेबरर की अ, एवरेज इनकम $100 रह गई है सिर्फ़ और आपको कम से कम $200 चाहिए ईरान में सर्वाइव करने के लिए। हालत इतनी ख़राब है कि कल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम $7 हर इरानियन शहरी नागरिक को देंगे। अ, अगर आप वो $7 कहें कि दे भी रहे हैं तो उससे क्या आएगा? तकरीबन 100 अंडे, 1 किलो गोश्त, इससे काम बनेगा नहीं। शायद जो बहुत गरीब हैं उनको थोड़ा-सा दिलासा मिल जाए, पर जो मिडल क्लास है उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इससे। तो इसलिए आप देखिए कि ये प्रोटेस्ट शुरू भी बाज़ार से हुई। बाज़ार के जो व्यापारी थे और कुछ स्टूडेंट वो पहले निकले बाहर और अ, और लोग नहीं निकले थे उस तादाद में बाहर। पर अब हल्के-हल्के और लोग भी निकल रहे हैं और तकरीबन 22 प्रोविंसेस में ईरान में कुल मिला के 31 प्रोविंस 31 उसमें से 22 में लोग बाहर आ चुके हैं और सरकार जो है वो कुछ एक मिक्स्ड रवैया रख रही है क्योंकि आपको पता है कि 2 लेवल की सरकार है ईरान में। एक तो सबसे ऊपर लेवल पे जो जिसे कहते हैं विलायत-ए-फ़क़ीह यानी कि जो सुप्रीम लीडर हैं ख़ामेनेई उनका और वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट चीज़ें यानी कि फ़ॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, डिफेंस ये सब वो कंट्रोल करते हैं। वो थ्रू आईआरजीसी करते हैं। आईआरजीसी के माध्यम से करते हैं। आईआरजीसी जो है वो एक ख़ास कोर है, ग्रुप है आर्मी के जो जनरल आर्मी को भी कंट्रोल करती है, जनरल सिक्योरिटी को भी कंट्रोल करती है और उसके जो लीडर हैं वो काफ़ी करप्ट भी हैं। वो सारे जो इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट है उसमें भी इन्वॉल्व रहते हैं ईरान के, तो उनको फ़ायदा भी रहता है सैंक्शन से कुछ। और फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं जैसे बसीज जो आर्म्ड मिलिशियाज़ हैं, यंग लड़कों की। इनको इस्तेमाल किया जाता है अक्सर बसीज को प्रोटेस्ट कंट्रोल करने में और फिर पुलिस भी रहती है और कभी-कभी आर्मी भी आ जाती है, आईआरजीसी भी आ जाती है। तो अ, स ख़ामेनेई चाहते हैं कि प्रोटेस्टर्स के साथ वायलेंटली डील किया जाए। वो कहते हैं कि हाँ, उनकी जो लेजिटिमेट इकोनॉमिक डिमांड्स हैं, जो वो जायज़ हैं, उनके वो सुनेंगे हम पर कोई वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं अलाउ करेंगे। पेज़ेश्कियान जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो एक लेवल नीचे हैं, जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक कंट्रोल्ड इलेक्शंस में इलेक्ट होता है और वो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल गवर्नेंस ऐसी चीज़ें देखता है। वो पेज़ेश्कियान नहीं चाहते कि ज़्यादा वायलेंस हो। अ, तो एक मिक्स्ड रवैया है।
अभी तक गवर्नमेंट ने हल्का हाथ रखा है, पर इस हल्के हाथ में भी 36 लोग मारे जा चुके हैं कल रात तक और कई 100 लोग घायल हो चुके हैं और 1000 के ऊपर लोग जेल ऑलरेडी में हैं। तो आगे क्या रवैया रहेगा ये देखने वाला होगा, पर इसमें एक पेचीदगी और है कि अ, खamenei जो है वो 86 इयर्स के हैं और कुछ बीमार भी लग रहे हैं। तो उनकी जैसे हालत बिगड़ती जाएगी, क्या रवैया रहेगा पुलिस का, क्या रवैया रहेगा आर्मी का, आईआरजीसी का, बसीज का और जनरल पब्लिक का? अ, क्या उनके बीच में स्प्लिट्स हो जाएँगी? क्या वो एक-दूसरे से लड़ेंगे या क्या वो यूनाइटेड रहेंगे? क्या लोग जो हैं इस अ, उनकी कमज़ोर होने से या जाने से लोग क्या सड़क पे आ जाएँगे? ये सब देखने वाली चीज़ें हैं। पर मामला इस वक़्त बहुत संगीन है और कंट्रोल में नहीं है बिल्कुल भी गवर्नमेंट के और ये इसलिए भी बदतर हो गया क्योंकि आपको याद होगा जून में 12 दिन की बमबारी करी इज़राइल ने इनके ऊपर। उससे गवर्नमेंट की जो वीकनेस थी वो एक्सपोज़ हो गई। यानी कि ईरान की जो गवर्नमेंट थी उसके पास एयर फ़ोर्स तो पहले भी थी नहीं सैंक्शंस की वज़ह से, पर उसकी एयर डिफेंस को भी उड़ा दिया और जहाँ दिल चाह रहे थे बॉम्ब कर रहे थे, शहरों में, कैपिटल में कई सौ आदमी मार दिए, सारे उनके बड़े जनरल मार दिए, साइंटिस्ट मार दिए। उनको तो ईरान ने रिप्लेस कर लिया क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ है गवर्नमेंट में। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट में अभी भी कुछ स्ट्रेंथ है, यानी कि कुछ तबक़ा पॉपुलेशन का जो रूरल एरियाज़ हैं, जो हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, जो इस्लामिक लोग हैं और कुछ मिलिट्री में और आईआरजीसी में भी सपोर्ट है, बसीज में। पर जैसे-जैसे माली हालात बिगड़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे और तबक़े सरकार के खिलाफ होते जा रहे हैं। गरीब तबक़ा पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा है इन सैंक्शंस का, तो वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं और वो हो सकता है सड़क पे और तादाद में आ जाएँ। अगर वो ज़्यादा तादाद में आ गए अभी तक ज़्यादातर ये मिडल क्लास के लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, बट अगर ये गरीब तबक़ा भी सड़क पे आ गया तो फिर तादाद बहुत बढ़ जाएगी और गवर्नमेंट के लिए रोकना मुश्किल हो जाएगा। पर वो जो 12 दिन की बमबारी करी इज़राइल ने उससे साफ ज़ाहिर हो गया कि ईरान की सरकार वीक है और अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती और वो जो रिप्लाई दिया इज़राइल को, उसमें इज़राइल में भी लोग मारे गए और नुकसान हुआ जो इज़राइल ने छुपा लिया। पर इज़राइल पे कोई इतना बड़ा असर नहीं हुआ। बल्कि इस दफ़ा जब नेतन्याहू गए परसों वॉशिंगटन, तो उन्होंने ट्रम्प से ये रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे साथ मिल के बमबारी कीजिए। इसीलिए ट्रम्प ने भी ये चेतावनी दी है कि अगर आप प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग करेंगे तो हम भी लॉक्ड एंड लोडेड हैं। ये मुझे लगता है एक बंदर भपकी है थोड़ी-सी प्रोटेस्टर्स को और सड़क पे लाने के लिए, उनका उनका प्रोत्साहन करने के लिए, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए। पर ये करेंगे नहीं क्योंकि ट्रम्प वैसे भी वेनेजुएला में थोड़े घिरे घिरे हुए हैं और मुश्किल है कि वो करेंगे। पर उन्होंने नेतन्याहू को लेबनान के लिए खुली छूट दे दी है कि मारो हिज़्बुल्लाह को। तो हिज़्बुल्लाह को मार रहा है खुल के इस वक़्त इज़राइल बमबारी कर रहा है और अगर ईरान की सरकार गिर गई, तो फिर हिज़्बुल्लाह की खैर नहीं, उसके भी खात्मे की चांस है। लोग मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि मैं ऐसा बढ़ा-चढ़ा के इसको प्रोत्साहन दे रहा हूँ, पर मैं प्रोत्साहन नहीं दे रहा, मैं एक एनालिस्ट हूँ, मैं इसको एनालाइज़ कर रहा हूँ और मैं आपको जो असली ज़मीनी पिक्चर है वो बता रहा हूँ। ख़्यालों की दुनिया में रहने से असलियत बदल नहीं जाती। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप भी रियलिस्ट बनें और ये हालात ऐसे हैं ईरान की सरकार जो थी वो हमारे लिए तो अच्छी थी, हिंदुस्तान के लिए। हमें सस्ते में तेल बेचती थी और तेल का इंश्योरेंस भी कवर करती थी, ट्रांसपोर्टेशन भी कवर करती थी। अफ़सोस कि हमने अमेरिका के दबाव में आके वो बंद कर दिया और तो उसका जाना अब देखना पड़ेगा कि आता क्या है। तो हिंदुस्तान पे उसका असर उसी हिसाब से होगा। यानी कि क्या वहाँ खाना-जंगी हो जाती है, सिविल वॉर हो जाती है या वहाँ पे एक ट्रांज़िशन होता है टू अ सेक्युलर गवर्नमेंट क्योंकि सेक्युलर गवर्नमेंट का भी चांस है क्योंकि ईरान की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा त्रस्त है मज़हबी लोगों से, मज़हबी सरकार से। कोई ज़ इससे आसान कोई तरीका नहीं है लोगों को मज़हब से हटा देने का कि आप उनके ऊपर एक मज़हबी सरकार ले आओ, एक धार्मिक सरकार ले आओ। लोगों को पता चल जाता है क्या चूरन बिक रहा है और वो फ़ौरन खिलाफ हो जाते हैं। तो ईरान में भी अब एक ऐसा बड़ा तबक़ा है जो एक सेक्युलर गवर्नमेंट चाहता है, पर उसको मौका मिलेगा या नहीं अ, जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेज़ हैं वो यूनाइटेड रहेंगी या नहीं, उनमें या रूलिंग पार्टी जो है वो यूनाइटेड रहेगी या उसमें स्प्लिट्स हो जाएँगे अगर ज़्यादा खाना-जंगी हुई या अगर ख़ामेनेई गुज़र गए या बहुत बीमार हो गए।
तो जो 66 साल की उम्र में आदमी समझ सकता है कि ऐसा हो सकता है। तो फ्यूचर देखने वाला होगा। आप अपनी आँखें खुली रखें, इस पे फ़ोकस रखें, क्योंकि ये हमारे लिए भी और पूरे मिडल ईस्ट के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। क्या होगा आगे ये तो ईरान के हाथ में ही है, ये अमेरिका या इज़राइल के हाथ में नहीं है, पर वो इसको और आग को थोड़ा-सा हवा दे सकते हैं। तो देखते रहिए मेरा चैनल और आपसे जल्द फिर मिलूँगा। शुक्रिया।